अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 लाहौर बोर्ड 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंशिएशन का ये रूल है कि आप दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट ले लेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास कॉस 2x होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन 2x होता है। बेटा ये तो फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद रखने थे। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेते हुए आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि हमेशा ये जो इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा, जैसे इसका एंगल 2x है, इसका डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x और उसके एंगल का डेरिवेटिव 2। सिमिलरली कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और उसके एंगल का डेरिवेटिव 2। दोनों में से 2 कॉमन ले लें, आपके पास एक्सप्रेशन बनता है कॉस 2x माइनस साइन 2x। तो इस लिहाज से आपकी डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एमसीक्यू देखें, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी इंटीग्रेशन में आ जाए तो आपने क्या चीज़ गौर करनी है कि ई की पावर में आपके पास एफ ऑफ एक्स है। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो फंक्शन पड़ा हुआ है, क्या आपके पास उसका डेरिवेटिव यहाँ फंक्शन में कहीं दाएं बाएं पड़ा हुआ है। जैसे ई की पावर साइन एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव कॉज पड़ा हुआ है। तो आपने ये जहन में रखना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो जनरल रूल ये है कि जब ई की पावर में एफ ऑफ एक्स हो, पावर का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है। जैसे हमने डेरिवेटिव में याद किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाहिद ऐसा फंक्शन है कि जिसका आप डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लें वो खुद ही दोबारा आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तब जब उसकी पावर का डेरिवेटिव सामने पड़ा हो। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास ई की पावर साइन एक्स प्लस सी होती है। ये इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट हमने ऐड किया है। थर्ड जो आपके पास एमसीक्यू है, एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, 1 + 2h है, फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू है। ये जहन में आपके रेफरेंस आना चाहिए कि जब लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करे और 1 में जो प्लस होने वाली वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल पावर में पड़ा हो तो ये एक्सप्रेशन ई के इक्वल होता है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास 1 + 2h है, तो 2h का रेसिप्रोकल बेटा पावर में हमें 1/2h चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जब पावर को, तो जब आपको रेसिप्रोकल पावर में मिल जाएगा तो अंदर वाली पूरी वैल्यू ई हो जाएगी और ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर है। बट हमारे पास इसका एक शॉर्ट मेथड है, और वो शॉर्ट मेथड क्या है कि जो 1 में प्लस होने वाली वैल्यू है ना 2h, इसको आपने जो गिवन पावर है 1/h इससे मल्टीप्लाई कर दें। h कैंसिल होगा, आपके पास 2 बचा है, तो आपका आंसर ई पावर 2 होगा। फोर्थ एमसीक्यू देखें। फोर्थ एमसीक्यू इंटीग्रेशन में से है, 1/1 + x² लिखा हुआ है। अब आप बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हम डेरिवेटिव कहीं बना लें तो x² का डेरिवेटिव तो 2x है, वो नहीं बनता। आप ज़रा जहन में ये सोचें कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये था। आप में से अगर किसी को याद हो तो tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1/1 + x² होता है। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन चूँकि रिवर्स प्रोसेस हैं, तो 1/1 + x² की जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ x + c, इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट ऐड करती है। अगर आपको क्वेश्चन से आंसर पे ना पहुंचा जाए, लाइक आपका माइंड क्लिक नहीं किया कि 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव था, तो आप अपने ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। जैसे tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, इसका नेगेटिव होगा। साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का डिफरेंट होता है। तो आप आंसर से भी क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन रिवर्स प्रोसेस है। फिफ्थ एमसीक्यू देखें। फिफ्थ एमसीक्यू है द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शन है, आप सब ने अपने जहन में रखना है। रेंज क्या होती है? जो आउटपुट होती है, जो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास आउटपुट या आंसर्स आते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है? रेंज। उसने पूछा इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शंस है, और जो स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। तो जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसके पॉजिटिव आंसर्स आने हैं, तो आप ऑप्शंस में देखें किस ऑप्शन में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स पड़े हुए। ये -∞ to ∞, ये तो आपका पूरा ही सेट ऑफ रियल नंबर्स है। -∞ to 0 ये लेफ़्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस बनती है। 2 ऑप्शंस हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली, दोनों ही। अब इसमें 0 वाली साइड पे राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल है।
और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़ीरो इंक्लूडेड है। तो आप खुद सोचें कि क्या ये क्वेश्चन आपको कहीं ज़ीरो आंसर दे सकता है। येस, अगर आप x को 3 से रिप्लेस करें तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 माइनस 9, यस ये ज़ीरो आंसर देता है। तो इसका क्लोज्ड आएगा ज़ीरो वाली साइड पे, और ये याद रखिएगा इन्फिनिटी वाली साइड पे हम हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 6th MCQ देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है और आपके पास जो फ्रंट पे फंक्शन पड़ा हुआ है कॉज एक्स। ऑल दो साइन और कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सबसे पहली बात ये नोटिस करनी है कि इसमें से कौन किसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव है कॉज एक्स। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन पे पावर आए और उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है कि आप उस फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देते हैं और पावर नीचे डिवाइड कर देते हैं। आप उस फंक्शन की जो भी पावर है, जैसे साइन की पावर 1 है, साइन का डेरिवेटिव कॉस पड़ा हुआ है, तो यस यू कैन इंटीग्रेट। क्या इंटीग्रेशन होगी, साइन की पावर में 1 प्लस कर दें, साइन की पावर 2 बन जाएगी और वही पावर नीचे डिवाइड कर दें, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 इज़ योर आंसर। 7th MCQ देखें, ई की पावर माइनस ए एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम जैसे अभी ऊपर रिपीट किया था मैंने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, उसके साथ आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो माइनस ए एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे यू विल गेट माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। बट समटाइम्स हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाई आंसर लिखा हो, तो ये वाली पूरी चीज़ जो है आपके पास दोबारा वाई है, तो माइनस ए वाई भी इसका आंसर हो सकता है अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाए। 8th MCQ देखें, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है। ये तो आपने सिंपली फार्मूला ही याद रखना था, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव सी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। टैन और कॉट के डेरिवेटिव के फार्मूले में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। 9th वाला MCQ जो है ना, ये बहुत ही प्यारा फार्मूला है, ई की पावर में एक्स है। सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला रिवाइज करें, 3.4 से ये MCQ है कि ई की पावर में आपके पास ए एक्स है और आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो ई की पावर में ए एक्स है और ये जो ए कांस्टेंट है ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ऐड हो रहा हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे आपके पास देखें ये ई की पावर में 1x है। अब आपने देखना है इन दोनों में से कौन सा किसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव कॉज है, लेकिन कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव वाला फंक्शन देखते हुए कि साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉज है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा होगा वही आंसर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ जाएगा और आप कांस्टेंट ऐड कर देंगे। 10th MCQ देखें, डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर कोसेकेंड एक्स है। 1 ओवर कोसेकेंड एक्स इज़ एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ साइन विच इज़ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास कॉज एक्स होता है। अब ऑप्शन में अगर आप देखें कॉज एक्स नहीं पड़ा हुआ, आपके पास ऑप्शन में 1 ओवर सीकेंड पड़ा हुआ है, तो कॉज रेसिप्रोकल जो है वो कॉज का वो सीकेंड एक्स होता है। 11th MCQ है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। आपने बेटा इसमें याद रखना है पैराबोला की लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इन जनरल 4a होती है। तो पैराबोला की किसी भी टाइप की इक्वेशन आपके पास लिखी हो, ये जो आपके पास यहाँ पे x का जो पावर 1 वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट है वही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, तो आपके पास इसकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 8 होगी। लाइक अगर मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4y, तो इसकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपके पास क्या होगी, 1/4 होगी। आपने बस यही चीज़ याद रखनी है। पैराबोला की इक्वेशन में आपको याद होगा ना, या y पे स्क्वायर है या x पे स्क्वायर है, तो जो फर्स्ट डिग्री टर्म है ना उसका जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म पड़ी हुई है, वही आपके पास 4a है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अदरवाइज़ आप जब आपको शायद याद होगा आप कंपेयर करते हैं 4a इज इक्वल्स टू 8 लिखते हैं, a की वैल्यू आपके पास 2 आती है, इस a की वैल्यू को यहाँ 4a में पुट कर दें तो अगेन आपके पास लैटिस रेक्टम की लेंथ 8 ही आएगी। नेक्स्ट MCQ है, स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि लाइन वर्टिकल लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन की जब आपने स्लोप बतानी है तो आपके पास स्लोप का जनरल फार्मूला होता है m इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। तो लाइन चूँकि परपेंडिकुलर है, आपके पास अल्फ़ा 90 डिग्री है, तो इसकी स्लोप आपके पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगी। 13th MCQ देखें, चैप्टर 7 से है, बहुत सिंपल MCQ है, k क्रॉस i लिखा हुआ है।
तो के क्रॉस आई जो है वेक्टर की डेफिनेशन से के क्रॉस आई जो है वो आपके पास जे के इक्वल है और जे डॉट जे आपके पास जो है वो 1 होता है, तो आपके पास एक्सप्रेशन का आंसर 3 बनता है। तो राइट ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट लिखा हुआ है 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ये पॉइंट किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है? जिस भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लाइक आप इसमें एक्स और वाई को 0 से रिप्लेस करें, 0 इज़ लेस देन 3, यस 0 इज़ लेस देन 3, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, बाकी सारी ग्रेटर देन है। 15th MCQ में है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स जब पैरेलल हैं तो क्रॉस क्या होगी? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लाइक अगर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो उनके दरमियान में जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री है। तो आपके पास क्रॉस का जो फॉर्मूला होता है वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर होता है। तो आप इसमें थीटा को 0 पुट करें तो यू विल गेट 0। तो वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट 0 होता है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है बेटा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसकी स्लोप पूछ लिया। आप देखें सेम पेपर है, ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पूछी थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप पूछी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है, तो अगर आप tan 0 फाइंड करें तो यू विल गेट 0। नेक्स्ट MCQ है 2 लाइन्स डीज एंड डीज आर पैरेलल। अगेन पैरेलल की कंडीशन है, लाइंस दी हुई हैं तो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। लाइन में से स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस A1 ओवर B1। सेकंड में से स्लोप आएगी माइनस A2 ओवर B2। और लाइन्स के पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। जब मैं आप इनकी स्लोप्स को इक्वल रखेंगे, नेगेटिव कैंसिल होंगे, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट A1 B2 और A2 B1। ये राइट ऑप्शन बनती है। उसने ए वाले एक्सप्रेशन जो है ना, जैसे आपके पास माइनस कैंसिल हुआ, A2 को डिवाइड कर देंगे A1 ओवर A2 और ये B1 ओवर B2 बन जाएगा। बाज़ जगहों पे ये ऑप्शन आपको इस तरह देने की बजाय A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में भी ऑप्शन हो सकती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया होगा। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़। सबसे पहली बात ये, सर्कल की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा आपने इसमें याद रखनी है ना वो ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या किया, 5 पे डिवाइड कर लेंगे। जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला जो कोफिशिएंट है एक्स वाला ये 24 ओवर 5 और ये वाई का कोफिशिएंट 36 ओवर 5 हो जाएगा। मैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को क्यों मेंशन कर रही हूँ? हमने सेंटर ऑफ इलिप्स निकालना है। इलिप्स का सेंटर सर्कल का सेंटर निकालना है। सर्कल का सेंटर -g और -f है। तो g आपके पास ये जो x का कोफिशिएंट आएगा यही आपके पास 2g है। जनरल इक्वेशन जो सर्कल की होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो x का कोफिशिएंट है 24 ओवर 5 दैट इज़ x दैट इज़ 2g। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास 12g की वैल्यू आपके पास 12/5 आती है। 2f को आप 36 ओवर 5 के इक्वल रखें, कैंसिल करें, आपके पास f की वैल्यू जो है वो 18 ओवर 5 आती है। तो -g और -f करना है, इनके साइन चेंज कर दें, आपकी राइट ऑप्शन जो है वो b बनती है। इसको शॉर्टली क्विकली करने का मेथड ये होता है, सबसे पहले एक्स के वाई के कोफिशिएंट माइंड में 1 बना लिए। मेरे माइंड में आ गया 24 ओवर 5 36 ओवर 5 है। उसके बाद मैं बच्चों को कहती हूँ आपने क्विकली कैसे याद करना है, जो भी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट बना है उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड करें, जब आप 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 ओवर 5, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 ओवर 5 और उनके साइन चेंज कर दें। क्या करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को 2 पे डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहली कंडीशन ये है कि एक्स के और वाई के कोफिशिएंट पहले 1 हो। जब एक्स के और वाई के कोफिशिएंट 1 हो तो एक्स का जो कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट जो भी आपके पास आएगा उनको 2 पे डिवाइड करें, साइन चेंज कर दें, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट MCQ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इन सेंटर है, मैं बाकियों के बारे में बता देती हूँ। आपके पास ऑर्थो सेंटर जो है वो आपके पास एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेंट्रॉइड जो है वो आपके पास मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन सेंटर अभी आपने लिखा है एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो सर्कम सेंटर है वो राइट बाइसेक्टर्स
ऑफ साइड हैं। सारी ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए लिखवाई हैं क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट होता है। मे बी नेक्स्ट टाइम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछने की बजाय आपको कुछ और पूछ लिया जाए। 20th एमसीक्यू देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की बेटा इक्वेशन की पहचान ये होती है, उसमें दरमियान में माइनस हो, राइट साइड पे 1 हो, इट्स ओके। उसके बाद हमने यहाँ से ए और बी जो है वो लेना होता है। तो जो पॉजिटिव साइड है, चाहे वह वाई स्केयर है चाहे एक्स स्केयर है, वहाँ से आपने ए ले लेना है। मीन्स ये आपके पास ए स्केयर इज इक्वल्स टू 16 है, आपके पास ए की वैल्यू 4 आती है, और बी स्केयर आपके पास 49 है, बी की वैल्यू 7 आती है। ज़रूरत नहीं है बी की वैल्यू की, लेकिन मैंने आपको फिर भी फाइंड करके दिखाई है, किसी और एमसीक्यू में ज़रूरत पड़ सकती है। अब उसने कहा है वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। आपने एक बात याद रखनी है, आपने ए लिया है, वाई पॉजिटिव साइड थी, ये सेकंड काइंड का हाइपरबोला है, तो सेकंड काइंड के हाइपरबोला में आपके पास जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। मींस आपके पास उसके जो फोकाए होंगे वो भी वाई एक्सिस पे होंगे, आपके पास उसके जो वर्टिसेस हैं वो 0 प्लस माइनस ए पे होंगे, बट को वर्टिसेस जो है ना वो प्लस माइनस बी 0 पे हैं। तो अगर एमसीक्यू में आपको वर्टिसेस पूछे हैं तो 0 प्लस माइनस ए करते हुए ए की वैल्यू 4 है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपको वो फॉकी पूछ लेता तो आपको सी की वैल्यू रिक्वायरमेंट होती। हाइपरबोला में सी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आप इसमें ए स्केयर और बी स्केयर पुट करके आप यहाँ से सी फाइंड करेंगे और फॉकी लिख सकते हैं। अगर आपको को वर्टिसेस पूछे हैं उसके लिए आपको बी की वैल्यू की ज़रूरत है। तो आपने बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ना ये याद रखना है, एमसीक्यू किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। एक और इससे रेलिवेंट एमसीक्यू है एसेंट्रिसिटी का, ई इक्वल होता है सी ओवर ए के। तो लाइक अगर आप यहाँ से ए स्केयर 16 है, बी स्केयर 49 है, तो ये आपके पास 65, सी की वैल्यू ना स्क्वायर रूट 65 बनती है। एक और बात बेटा याद रखिएगा, ये जो ए बी सी हैं एक्चुअली ये डिस्टेंसेस हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो स्क्वायर रूट लेते हुए ना आपने इसके साथ प्लस माइनस मेंशन नहीं करना, सिंपली सी लिख दिया। तो अगर आपने एसेंट्रिसिटी का एमसीक्यू आ गया तो सी की वैल्यू √65 है और ए की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में 4 है। ये भी लाहौर बोर्ड में एमसीक्यू आया हुआ है, तो हाइपरबोला आया था तो मैंने कहा आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ। होप सो कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी फर्दर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी। मैंने 2022 का पार्ट 1 का पेपर सॉल्व किया है, मॉर्निंग का, सॉरी ग्रुप 1 का। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको बेहतर लगी मेरी डिस्कशन तो मैं आपसे जो बाकी के पेपर्स हैं वो भी डिस्कस करूँगी। मेरे पास इसका सब्जेक्टिव पेपर भी है, अगर आप कहें तो मैं सब्जेक्टिव पेपर की भी एक जर्नल सी डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं सब्जेक्टिव का भी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। थैंक यू सो मच।